बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज पहला सेमीफाइनल है और पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान है। 7 बजे शुरू होगा, 6:30 बजे उसका टॉस होगा। तो आज के मैच पे बिलखुसूस बात करेंगे, दोनों टीम के कंपैरिजन पे बात करेंगे, आज की ग्राउंड कंडीशंस पे बात करेंगे कि ग्राउंड कंडीशंस किसके हक में जा सकती हैं, टॉस का फैक्टर कितना अहम हो सकता है और ये जो टीम जीती ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए कितनी अहलियत रखती होगी। इसी से बात का आगाज़ करते हैं, आमिर भाई की जानिब बढ़ते हैं। आमिर भाई, आज अबू धाबी के अंदर मैच है, पिच नंबर 7 है। ये वही पिच है जिस पे पाकिस्तान और नमीबिया का मैच हुआ था, पाकिस्तान ने 189 किया था। इस पिच पे बाउंस भी बेहतर होता है और पिच ग्रासी भी है। तो आज के मैच में अगर आप कंडीशंस देखें तो वो मजीद बेहतर की गई होंगी सेमीफाइनल को लेके। तो आज कितना टफ मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, मुकाबला तो टफ होगा और अगर आप अबू धाबी की ओवरऑल बात करें तो इस टूर्नामेंट में जितनी भी पिचेस आई हैं, सबसे ट्रू पिचेस जो हैं वो अबू धाबी में प्रोड्यूस हुई। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी थी बॉलर्स के लिए भी, बैटर्स के लिए भी और इवन स्पिनर्स के लिए भी। सबको जो है कुछ ना कुछ जो है इस पिच से मिला। अगर स्पिनर्स ने अच्छी पेस के साथ बॉल किया, उनको टर्न भी मिला है, बाउंस भी मिला है। फास्ट बॉलर्स का बॉल जो है वो मूव अराउंड हुआ है, हवा में भी और ऑफ द पिच भी। आपको पहला मैच याद होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। गेंद बाउंस भी कर रहा था और निकल भी रहा था। सो उसके बाद हमने बैट्समैनों को स्कोर करते देखा, डोमिनेट करते देखा, फ्री फ्लोइंग इनिंग्स देखी उनकी। उन्होंने आके जो है वो डोमिनेट किया और आई थिंक एक्सप्रेस किया बैट्समैनों ने अपने आप को। सो ये बड़ी स्पोर्टिंग पिच है और मुकाबला तो तगड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है, जिस तरह हमने कल भी बात की, बड़ी अनअस्यूमिंग सी टीम है। कोई बड़े नाम नहीं है। जिस तरह आप अगर वार्नर की रेपुटेशन को देख लें कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है, आप फिंच की बात कर लें और डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, विंस तगड़ा प्लेयर है। उसके बाद जॉस बटलर, उसकी रेपुटेशन किस तरह की है कि जी एक्स फैक्टर है। और उसके बाद उनके पास और भी प्लेयर हैं जो ठीक ठाक जो है डोमिनेट कर सकते हैं बॉलिंग, किसी भी बॉलिंग लाइनअप को। सो अगर इंग्लैंड को और इनको देखा जाए, इट्स अनअस्यूमिंग, इतने बड़े नाम नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। अपना जो जॉब है उसको करने की अहलियत रखती है न्यूजीलैंड की टीम। अगर आप उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें, गप्टिल के अलावा आप देखें कि कोई भी जो है अभी तक डोमिनेट नहीं कर सका। हमें पैचेस में नज़र आए कॉनवे की बैटिंग, फिलिप की बैटिंग, विलियमसन से आप एक चीज़ जो उनका कप्तान है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इनिंग्स को साथ लेके चलेंगे, इनिंग्स को चलाते रहेंगे, स्कोरबोर्ड को चलाते रहेंगे। चौका ओकेजनल वो मारते हैं, छक्का भी मारने की अहलियत रखते हैं, लेकिन वो वाली डोमिनेशन नहीं है जो दूसरों के साथ एसोसिएट करते हैं। फिर बॉलिंग की तरफ आ जाए, हार्ड वर्किंग सवाए उनके, अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बोल्ट की बात करें, जो दुनिया में उनका नाम है, सऊदी, उसको आप कहेंगे कि एक्सीलेंट फास्ट बॉलर, लेकिन उसके साथ वो चीज़ एसोसिएट नहीं होती कि ये टीम को जो है वो बिल्कुल ही फारिग कर देगा एक स्पेल में। वो उसमें चीज़ नहीं है। बाकी भी जो उनके मिल है, पेस है, आउट करते हैं, लेकिन वो वाला जो एक्स फैक्टर है वो वाला नहीं है। सोडी ने भी डिसेंट जॉब किया। सो जब आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वो मेथोडिकल टीम है। सही। इंग्लैंड जो है वो फ्लेयर वाली टीम है। मेथोडिकल टीम के आगे फ्लेयर फंस जाए तो तब बुरा है। अगर फ्लेयर जो है वो मेथड को डोमिनेट कर ले तब जो है उल्टा पड़ जाता है। सो आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है और मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस गेम, क्योंकि मेथड वर्सेस फ्लेयर जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ुखरुफ खान साहब। ज़ुखरुफ भाई, 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत मशकूर हूँ आपका। आज के मैच में जिस तरह आमिर भाई भी डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता है, एक तरफ फ्लेयर वाली टीम है और दूसरी तरफ मेथोडिकल टीम है, तो आप अगर टीम कंपैरिजन करते हैं और अबू धाबी की पिच को देखते हैं, गुज़श्ता उसका रिकॉर्ड देखते हैं, तो आज का मैच आपको कितना बड़ा मैच दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आमिर भाई को भी। बहुत अरसे बाद आमिर भाई से भी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है। आमिर भाई के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा है हमारा। मैच तो जी बहुत ही मुझे लगता है बड़ा कमाल मैच होगा, लेकिन आमिर भाई ने 1 to all एक चीज़ बड़ी अच्छी एलैबोरेट की है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ऑन पेपर अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम हमें बहुत ज़्यादा अच्छी, बड़ी बैलेंस्ड और बेहतरीन दिखाई देती है। इंग्लैंड को एक नुकसान ज़रूर हुआ। आप देखें जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तमाइल मिल्स, वो इंजर्ड हो गए, उसकी जगह मार्क वुड
जाए। तो माइल्स मिल्स का भी वो जो एक्स फैक्टर है, बीच में एक पेशे डिलीवरी कर देते हैं, स्लो डिलीवरीज करते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। फिर उनको एक और सेट बैट लगा, जो उनके जेसन रॉय है, सेट बैट्समैन थे, अच्छा चल रहे थे, वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए, जेम्स बेस ने ज्वाइन किया। तो शायद ये जो चेंजेस हुई हैं उनको थोड़ा सा जरूर हर्ट करेंगी। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान से हारने के बाद बाकी सब मैचेस जीत के आ रहे हैं, जबकि इंग्लैंड जो है वो अपना आखिरी मैच जो कि उसको जीतना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इन द एंड बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, वो हार के आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा वो भी उनके जहन में होगा, हल्का सा प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि बड़ी गेम है। नॉकआउट में तो आपका वापसी का कोई चांस नहीं है। वो साउथ अफ्रीका से मैच हारे, लेकिन उनके पास चांस था, अच्छा नेट रन रेट था, वो आगे अब उनके पास इस तरह का कोई मौका नहीं है कि अगर उनको चेस करना पड़े 190-95 तो वो इस तरह की गलती करेंगे। अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बाद में बॉलिंग कैसी करेंगे, इस तरह की कॉम्बिनेशन है। और जहां तक अबू धाबी की बात है, तो मैंने तो इस पूरे खित्ते को थोड़ा अजीब सा पाया, क्योंकि अभी हम रिसेंट जून जुलाई में पीएसएल के बकिया मैचेस खेल के आए, तो उसमें यानी इतनी गर्मी में जहां पे 50 टेम्परेचर था, 48 था, तो रात के वक्त जिस लेवल की ड्यू पड़ रही थी, मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि इस मौसम में ड्यू पड़ रही है, लेकिन जैसे वहां पे हवा चलती थी तब ड्यू नहीं होती थी। तो ये सारे फैक्टर अबू धाबी में बड़े इंपॉर्टेंट है, और हमेशा की तरह इस टूर्नामेंट में जितने पहले मैचेस खेले गए वहां पे टॉस की बड़ी अहमियत रही है, और इस मैच में भी टॉस की बहुत अहमियत रहेगी। बट ऑन पेपर मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो फेवरेट है। आई थिंक ये इन्होंने हाईलाइट किया ना, जो हवा चले तो वहाँ पे नहीं आते वो, और ड्यू नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूँ सेमीफाइनल में आज हवा चलनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों टीमें डिजर्व करती हैं एक अच्छा मैच और इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि ऑस की वजह से जो है मैच, हमने तो सजेस्ट भी किया था आईसीसी को सोचना चाहिए था। ठीक है, हमें पता है कि प्राइम टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पैसे कमाना ब्रॉडकास्टर के लिए ज़रूरी है, लेकिन एट टाइम्स आपको प्लेयर की भी कंफर्ट देखनी है, आपने टीम्स की भी कंफर्ट देखनी है। आपने वर्ल्ड कप है यार, वर्ल्ड कप है, आपने टॉस के ऊपर मैच के फैसले करवाने। आईसीसी यहाँ पे आके जो है वो एक बिल्कुल ही जो है वो क्या कहते हैं, स्पाइनलेस किस्म की बॉडी लगती है, कोई डिसीजन ही नहीं कर सकते। लेकिन आप आमिर भाई ये तो देखें ना कि दुबई के अंदर ऑस उतनी नहीं पड़ती, अबू धाबी के अंदर ऑस ज़्यादा पड़ती है। अबू धाबी मुख्तलिफ है दूसरे स्टेडियम से, वो देखें तो स्टैंड्स भी दो हैं, भी कई मैचेस में नहीं पड़ी। अब हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है जिसकी वजह से ऑस नहीं पड़ती। देखिए, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज ऑस पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। लेकिन आप उस स्टेडियम को अगर आप देखें, दो ही स्टैंड है, बाकी स्टैंड सारे खुले हुए हैं, हवा। एग्जैक्टली। लेकिन इंग्लैंड की अभी उन्होंने बात किया कि उनके वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो इंजर्ड हो गए। देखिए, उनका जो सबसे बड़ा ऑलराउंडर था, मेन प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बेन स्टोक्स, वो नहीं थे। जोफ्रा आर्चर अनफिट हो गए। लेकिन इंग्लैंड ने जो ओवर द ईयर्स जो बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने अपना बेंच बहुत तगड़ा किया है। आप देखें, वर्ल्ड कप से पहले आप जोफ्रा को लूज़ कर जाएं, दूसरे को लेके आए, वो अपना जॉब उसी तरह कर रहे हैं। किसी भी रिप्लेसमेंट की बात करें, वो रिप्लेसमेंट आके अच्छा कर रही है। आपने वोक्स को देखा, उनको खिलाया गया, उन्होंने आके आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के। सो उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, इतने बड़े मैच में आप अपने मेन प्लेयर्स को लूज़ कर जाओ तो होता है। लेकिन आई थिंक ये जो इनके प्लेयर हैं जो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, टेक्निकली वेल इक्विप्ड है, ये आके दे विल ट्राई मेक देयर मार्क। सो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि उनके कोई अगर प्लेयर जो है वो लूज़ आउट हो गए। सही। ज़ुखरुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर हम बात करें ड्यू फैक्टर के हवाले से, तो ड्यू फैक्टर में बॉलर्स को मुश्किलात का सामना होता है, तो क्या फील्डिंग में भी मुश्किलात का सामना होता है? क्योंकि हालांकि हम देखें तो दोनों तरफ फील्डिंग बहुत मजबूत दिखाई देती है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने न्यूजीलैंड के जो मैच देखा होगा अगेंस्ट इंडिया, उसमें 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए। तो जब ड्यू पड़ती है तो ड्यू तो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप कोई भी नॉकआउट मैच खेल रहे होते हैं जिसके पास आपके पास कोई चांस नहीं है, ये सेमीफाइनल है फिर फाइनल है, तो ड्यू फैक्टर ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ये फिर एक टीम को तो सिरे से ले डूबेगा। बिलफर्ज अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाता है, वो चेस की तरफ जाएंगे, तो फिर तो न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल ही एक तरफ से माइनस पोजीशन हो जाएगी। तो ये अबू धाबी का जो ग्राउंड है, ये हमेशा से ड्यू के लिए, मेरा ख्याल है हमने वहां पे कोई 25 या 26 दिन गुजारे जिसमें 20 दिन ऑस पड़ी और कुछ 4 या
5 दिन होंगे ऐसे जिसमें 2 ऑफ डेज थे और 3 डेज ऐसे थे जिसमें ड्यू नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर बड़ा ही हर्ट करता है उस टीम को जो टॉस हार जाती है। एज कंपेयर टू आप दुबई या शारजा देखें तो वहां पे इस तरह से हमें ड्यू नजर नहीं आती। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान ने भी 2 मैचेस में टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, उन दोनों मैचेस में ड्यू नहीं पड़ी। ये उनकी खुशकिस्मती हुई कि वो मैचेस वहां दुबई में थे तो ड्यू नहीं पड़ी। तो ये बड़ा फैक्टर है और ये मैच ड्यू से अगर इफेक्ट हो गया तो फिर ये सॉर्ट ऑफ वन साइडेड मैच होगा, जो कि इतने बड़े इवेंट में अगर आप वन साइडेड मैच हो जाए और इसका कोई बिल्कुल प्लेन फैसला हो जाए तो मेरा ख्याल है ये शौकीन क्रिकेट के लिए भी बड़ी ज्यादती है और उस टीम के साथ भी बहुत ज्यादती है जो कि इतनी मेहनत करके आगे आई है। आमिर भाई, ड्यू का फैक्टर अब तो मौजूद है, अब टाइमिंग अगर चेंज नहीं हो सकी तो हम तो उसी पे बात करेंगे ना कि 7 बजे अगर शुरू हो रहा है तो ड्यू के फैक्टर में मेरा वही सवाल जो ज़ुखरुफ भाई से था कि आप क्या समझते हैं कि कितना इफेक्ट फील्डिंग पे पड़ता है? बॉलर्स पे तो पड़ता ही पड़ता है, फील्डिंग में बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि आप बड़ी तेज़ी के साथ जो है स्प्रिंट नहीं लगा सकते। अब कई दफ़ा आपने देखा होगा स्प्रिंट लगाते हुए फिर आपको गेंद के पास पहुँच के अपनी रफ्तार आहिस्ता करनी पड़ती है कि आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करना है गेंद को पकड़ने के लिए, कैच को पकड़ने के लिए। जब आप स्प्रिंट लगा के जा रहे हैं उसमें ऑस में अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कई दफ़ा आपकी हील लग जाए, ऑल्दो आपने स्पाइक्स पहने होते हैं, आपकी हील लग जाए आप स्लिप हो जाएंगे। सही, ठीक है। आपका टो जो है वो जल्दी से लग जाए, अगर वो स्पाइक नहीं फंसेगा तो आपके स्लिप होने के चांसेस है। पाँव की साइड लग जाए वो स्लिप हो जाएगा। सो अब मुश्किलात तो हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो है वो फील्डर को कंसिडर करनी पड़ती है अच्छी फील्डिंग करने के लिए। सो इफेक्ट तो होगा, इट्स ए गुड क्वेश्चन कि फील्डिंग में तो फिर जान मारनी पड़ेगी। ज़ुखरुफ भाई क्या समझते हैं? ड्यू का फैक्टर भी मौजूद है तो उस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक में आप ही की तरफ आऊँगा और ये जानूंगा कि फील्डिंग में मुश्किलात तो हैं, उसके साथ साथ कौन सी मुश्किलात हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज के सेमीफाइनल की मैच कंडीशंस पे बात हो रही है। ग्राउंड कंडीशंस को लेकर किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो ग्राउंड कंडीशंस मैच का पांसा किस हद तक तब्दील कर सकती हैं, किस टीम को एडवांटेज हासिल हो सकता है और कौन सी आज के ड्यू फैक्टर में मज़ीद ख़राब अपनी कारकर्दगी दे सकती है। तो इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। रुख करेंगे ज़ुखरुफ खान भाई का। ज़ुखरुफ खान भाई, आप क्या समझते हैं कि आज के मैच में अगर कोई टीम टॉस हार जाती है तो ड्यू फैक्टर को देखते हुए कितना टोटल है जो फाइटिंग आपको लगता है? देखिए जी, ड्यू फैक्टर को देखते हुए तो हमने देखा कि अबू धाबी में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 247 रन बनाए और चेज करते हुए पेशावर भी 232 रन तक पहुंच गया। तो ये बड़ा अजीब सा ग्राउंड है और ड्यू आपको बड़ा परेशान कर सकती है कि अगर 200 रन भी हो तो वो भी आपको कम लगते हैं। बट कहने का मकसद ये है कि जिस तरह पहले भी कहा कि अव्वल तो ड्यू ना हो, और अगर ड्यू होती भी है तो ये टीम्स जितनी प्रोफेशनल है, जिस तरह की ये क्रिकेट खेलती हैं, जिस तरह ये सारी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, सब कंडीशन से यहाँ महंग है, लेकिन फिर भी एज होगा उस टीम को जो टॉस जीतेगी। और जहां तक आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि उन्होंने जॉस बटलर को आउट कैसे करना है, क्योंकि जिस सुप्रीम फॉर्म में जॉस बटलर जा रहे हैं, इससे पहले आपने जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें उनकी परफॉर्मेंस देखी, फिर थ्रू आउट ये जो 2 साल चल रहे हैं उसमें आप जॉस बटलर की परफॉर्मेंस देखें, फिर इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी बनाई। जी ज़ुखरुफ, आज जॉस बटलर जल्दी आउट हो जाएगा, फिक्र ना करो आप। आमिर भाई, मेरा ये सवाल आपसे जो वो बात तो ऑब्वियसली उसको हम कोई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये तो एक्सपर्ट है, इन्होंने कुछ सोच के कहा होगा और ऑब्वियसली जितना अच्छा ये बैटिंग को समझते हैं कोई नहीं समझता। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड जीते यार। वो मज़ेदार क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, उनकी ऑलराउंड क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त है, फील्डिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं, बैटिंग अपनी लिमिट्स पे रह के कर रहे हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। अभी जो आपने ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात की है, क्या आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के जहन में 2019 फाइनल की कुछ हार भी होगी और वो चाहते होंगे कोई इंग्लैंड से कोई बदला भी चुकाएं? ये बदले वाली जो बात है ना, देखो ये बदला लेना जो है ना, ये वीक प्लेजर है एक नैरो माइंड का। ये बदले वाली बात नहीं करते। आपने जो है आपने अपने रिकॉर्ड को बेहतर करना होता है। ये जो बदले वाली चीज़ है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बदला एक वीक बंदा लेता है और वीक प्लेजर है
नैरो माइंड का, सो उसको छोड़ दें। वो ये कोशिश करेंगे कि अपने रिकॉर्ड को बेहतर करें, क्योंकि वो बहुत करीब थे। वो 4 रन ओवर थ्रोज के ना होते तो न्यूजीलैंड वो मैच जीत रहा था। सो डेफिनेटली वो कोशिश ये करेंगे कि अगर वो वाला वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, वो 50 ओवर का, एटलीस्ट इसमें मेहनत करके फाइनल तक पहुंचे और अपने लिए टर्न अराउंड करने की कोशिश करें। आमिर भाई, उन्हीं की बात से एक सवाल, क्या आप ये समझते हैं कि क्या जॉस बटलर का जल्दी आउट होना न्यूजीलैंड को कोई फेवर दे सकता है बैटिंग लाइन, अगर हम इंग्लैंड की थ्रू आउट देखें? बात यह है कि चांसेस हैं, अगर इंग्लैंड जो है वो पहले बैटिंग करता है, उसमें यह है कि उनको 15-20 रन ज़्यादा करने पड़ेंगे। अभी अगर हम, मेरा ख्याल है टॉस बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, अगर मैं इसको टॉस के बाद एलैबोरेट करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनको जॉस बटलर जो है वो कोशिश करेंगे कि बड़ा मैच है, ऑपोजिशन को आते ही थोड़ा सा अटैक करके उसको जो है वो बैकफुट पे किया जाए, सही, उनको प्रेशर में लेके जाए। उनके जितने भी प्लान्स हैं उनको शुरू में डिस्टर्ब करके कप्तान को जो है वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें करवाने की कोशिश करें। तो ये टीम कंपैरिजन है आमिर भाई। इस वक्त आप अगर दोनों तरफ टीम्स देखें, एक तरफ इंग्लैंड है जिसकी बैटिंग लाइन 11वें नंबर तक चलती है, तब्दीलियों के बावजूद 11वें नंबर तक बैटिंग लाइन है, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है। टीम कंपैरिजन को देखते हुए और ग्राउंड कंडीशंस को देखते हुए मजबूत कौन सी लग रही? देखिए, मुझे अगर उस तरफ देखें ना, इंग्लैंड की तरफ, तो वो वाओ क्या क्या नाम है। इधर देखें तो पकड़ सकते हैं, अच्छा पकड़ सकते हैं, न्यूजीलैंड उनको आराम से पकड़ सकता है। देखिए, आज मुझे लग रहा है कि ये जॉनी बेस्टो का डे होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े टैलेंटेड प्लेयर है और बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। और इंपॉर्टेंट मैच में आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट मैच में इंग्लैंड के लिए 100 किया था। आई थिंक इट वाज डरम। सो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त मैचअप है। अच्छा, आप टीम कंपैरिजन तो देख ही रहे हैं, दोनों टीमें 12 सेमीफाइनल में पहुंची हैं। समझते हैं कि इस वक्त वो सेमीफाइनल का प्रेशर हैंडल करने की पोजीशन में दोनों टीमों ने बड़ी दफ़ा सेमीफाइनल खेला हुआ है। न्यूजीलैंड ने बहुत दफ़ा हारा हुआ है और उनको ये पता होगा कि सेमीफाइनल में हम हारते क्यों रहे हैं, हमारी क्या अप्रोच थी जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते थे। अब वो जो है जब भी सेमीफाइनल में आते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी कि न्यूजीलैंड की आज अप्रोच क्या होगी। अगर तो वो टॉस जीत जाते हैं तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी। ज़ुखरुफ भाई, क्या टॉस पे आप अपना फैसला दे देंगे कि कौन सी टीम जीतेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो एट सेम टाइम बड़ी फनी गेम भी है और बड़ी क्रूअल गेम भी है। आमिर भाई, मैं कहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 2 मिनट पहले आपने ख्वाहिश की, ख्वाहिश आपकी जल्दी पूरी होगी, कुछ और मांग लिया होता, न्यूजीलैंड टॉस जीत गया। वो दिल में मांग लिया था। अच्छा फिक्र ना करें। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि टॉस हार के अगर पहले बैटिंग करना पड़ती है तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, उसमें अब न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने एक दफ़ा चेज़ किया हुआ गालिबन इस टूर्नामेंट में, वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ जब एक छोटा टोटल था। इनको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चाहे बाद में ऑस पड़े या ना पड़े, 180 जो है वो ऑस भी पड़ेगी तो प्रेशर लेके आएगा। सही। और इनकी बैटिंग में वो वाला कॉन्फिडेंस हमें नहीं मिलता कि ये 180 चेज़ डाउन कर जाएंगे, क्योंकि अभी तक इनकी बैटिंग एक्सपोज नहीं हुई जब ये चैलेंज और प्रेशर में आके बैटिंग की है। सो जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को चीज़ करनी है वही चीज़ करनी है कि इन्होंने कोशिश ये करनी है कि दुबई वाले स्टेडियम्स में ये 135-40 में टीमों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। सही। अबू धाबी चूँकि ट्रू सर्फिसेज हैं 165 मिनिमम, इसके ऊपर इसके अंदर रोकने की कोशिश करनी है। फिर न्यूजीलैंड का बहुत ज़बरदस्त चांस होगा टू विन द मैच एंड फाइंड देमसेल्व्स इन द फाइनल्स। सही। अगर इन्होंने ओवर ट्राई की चीज़ें तो इनको मुश्किल भी पड़ सकता है। सही। देखिए, इंग्लैंड को चैलेंज है, अब उन्होंने ऑस का जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए 15 से 20 रन ज़्यादा ढूंढने हैं। सही। उसमें उनको चांसेस भी यानी लेने उसको रोकने की, सो ये चांस देगा न्यूजीलैंड के बॉलर्स को आउट करने की। सही, उसको रोकने की कोशिश करनी है। ज़ुखरुफ भाई, एक ब्रेक पे जाने के बाद वापस आऊंगा और टॉस के बाद की कंडीशंस पे आप पे बात करूंगा। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। टॉस हो चुका, न्यूजीलैंड टॉस जीत चुका। अब पहले बैटिंग करनी है इंग्लैंड ने, तो सूरत हाल उनके किस हद तक मुवाफिक में होगी, इसी बारे में बात का आगाज़ करेंगे। ज़ुखरुफ भाई की जानिब बढ़ूंगा। ज़ुखरुफ भाई, क्या समझते हैं, टॉस तो न्यूजीलैंड जीत चुका है, अब बैटिंग करनी है इंग्लैंड को, तो न्यूजीलैंड के कितने हक में हालात देख रहे हैं? और पिच कंडीशंस अगर देखते हुए, ड्यू फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए, फील्डिंग को मद्देनजर रखते हुए, क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप? देखिए, पहले तो आमिर भाई की पहली ख्वाहिश पूरी होगी कि टॉस जीत गया। अब दूसरी ख्वाहिश ये है कि जॉस बटलर ने आज जल्दी आउट हो जाना है, तो हो सकता है आज आमिर भाई का अच्छा दिन है तो जॉस बटलर भी जल्दी आउट हो जाए। और कह रहे हो आपके हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब वो जिस तरह से ख्वाहिशें पूरी हो रही है, हो सकता है किसी पे दम निकल ही जाए। अच्छा, अभी आपने मौसम को सुना होगा तो नासिर हुसैन ने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए, ड्यू की वजह से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स बड़ा अच्छा खेलती हुई आगे आई हैं और ये बड़ा कंपेटिटिव मैच होना चाहिए। लेकिन नो डाउट जो भी टॉस जीता है इस पूरे टूर्नामेंट में, उसको एक एज तो जरूर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के लिए हो सकता है आज बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन दिन हो। पहला मरहला जो टॉस का था वो तो उन्होंने वो कर लिया, टॉस जीत लिया। अब उन्होंने सवाल ये किया कि लुकी फर्गुसन नहीं है, उसकी जगह एडम मिल्न आए हैं, तो क्या सूरत हाल है, उसका भी जवाब आपने सुन लिया। और साथ में बड़ा हैरान हुआ कि इंग्लैंड ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई कि जब जेम्स विंस आए, बट जेसन रॉय की जगह उन्होंने उनको प्लेइंग 11 में आते ही शामिल नहीं कर लिया। उन्होंने सैम बिलिंग्स को मौका दिया, जो कि पहले से उनके बेंच पे मौजूद हैं, इससे पहले खेल भी चुके हैं, तो वो पहले से टीम के साथ अवांग हैं और उनकी जरा ज्यादा एफर्ट हमें नजर भी आई। अब आप देखें कि कैसी स्ट्रेटजी है कि बटलर भी विकेट कीपर बैट्समैन है, बेयरस्टो भी विकेट कीपर बैट्समैन है और सैम बिलिंग्स भी विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन कैसे जबरदस्त तरीके से वो तीनों इस टीम में खेल रहे हैं। अब बेयरस्टो जो है वो नंबर 5 से वो ओपनर चले जाएंगे और सैम बिलिंग्स वो रोल अदा करेंगे जो पहले जॉनी बेयरस्टो करते रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। तो इंग्लैंड जो है वो पूरी माइंड गेम के साथ मैदान में उतरी है। आमिर भाई, क्या समझते हैं, एक तरफ हम जेम्स विंस की बात कल से कर रहे थे, आज के दिन वो नहीं है, सैम बिलिंग्स उनकी जगह पे हैं, तो इस तब्दीली अब आप जेसन रॉय को मद्देनजर रखते हुए देखें कि क्या ये बेहतरीन लगी? इन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। देखिए, विंस जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत तगड़े हैं, कट बड़ी ज़ोर से मारते हैं, इधर एक्स्ट्रा कवर की तरफ जो है वो ड्राइव बड़ी ज़ोर से मारते हैं और उनका ऑन साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत तगड़े हैं। न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो गेंद को आगे गिरा रहे हैं, सही, वो गेंद को पीछे बैक ऑफ द लेंथ वो ऐसी जगह पे फेंक रहे हैं जहाँ पे बैट्समैन जो है फोर्सिंग कट या बैकफुट पे पंच नहीं मार पा रहा। सो उन्होंने सोच के फैसला किया है कि विंस शायद इस बॉलिंग अटैक के सामने इतना ज़्यादा कारआमद ना हो, तो सैम बिलिंग को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में करके जॉनी बेयरस्टो को रखा, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो जो है वो ड्राइव बहुत ज़ोर से मारता है, सही, वो डाउन द विकेट जो है वो बहुत तगड़ा प्लेयर है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। और वेरी वेल थॉट आउट डिसीजन बाय इंग्लैंड मैनेजमेंट। वो बिल्कुल लग रहा है कि बड़े सीरियस है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, लेकिन मैच तगड़ा होगा, उनको स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाना होगा। स्ट्रेटजी क्या समझते हैं आप? देखिए, स्ट्रेटजी उन्होंने इसीलिए जॉनी बेयरस्टो को ऊपर लेके आए कि जॉस बटलर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, जॉस बटलर को थोड़ा सा टाइम मिल जाए। मेरा ख्याल है जॉनी बेयरस्टो जो है वो उनसे अटैक करवाएंगे, क्योंकि गेंद आगे फेंक रहे हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स, तो वो तगड़े हैं डाउन द ट्रैक, विकेट कवर ड्राइव अच्छी मारते हैं, सीधी अच्छी शॉटें मारते हैं डाउन द ग्राउंड। सो आई थिंक उनसे अटैक करवाएंगे। जॉस बटलर थोड़ा सा टाइम लेंगे, टाइम लेके वो मेरा ख्याल है जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अप्रोच श्रीलंका के खिलाफ अप्रोच रखी थी उसी तरह आएंगे। लेकिन मुकाबला श्रीलंका और न्यूजीलैंड को कंपेयर करते हुए नहीं, श्रीलंका की बॉलिंग बुरी नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। लेट मी टेल यू, उनके पास पेस बॉलर थे, 2 बॉलर ऐसे थे जो 145 से ऊपर बॉलिंग कर रहे थे, स्पिनर उनके बहुत ज़बरदस्त थे, टिक्शाना जो है मिस्ट्री बॉलर था, उससे भी बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। सो श्रीलंका का बॉलिंग अटैक इस टूर्नामेंट में बहुत तगड़ा था, अनलकी रहे कि वो आगे नहीं आ सके। सो मुझे ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है कहीं कैरिड अवे ना हो जाए, उनको जो सारा काम करना है, उन्होंने जो चैलेंज है टॉस जीतने के बाद, उन्होंने कोशिश ये करनी है कि इंग्लैंड को 165-70 तक ना पहुंचने दें। अब आप ये देखें कि श्रीलंका की बॉलिंग के खिलाफ जॉस बटलर की सेंचुरी, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग के खिलाफ क्या आप देखते हैं? देखिए, अगर आप श्रीलंका की बॉलिंग देखें, उनके फास्ट बॉलर्स ने इनएक्सपीरियंस थे, उन्होंने ऑल ओवर द प्लेस जो है बॉलिंग की। जब आप
न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात कर रहे हैं, सऊदी पहले मैच में छक्के खाने के बाद आसिफ से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने उस जगह पे बॉल नहीं की है जहाँ पे छक्के पड़ेंगे। सो एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग का फ़र्क जो ये है कि वो इधर उधर भागते नहीं है, अगर उनको छक्का पड़ भी जाए तो उनको पता आगे आके उन्होंने क्या करना है। सो चैलेंज दोनों तरफ है। पहली इनिंग्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। लेट मी टेल यू, आपको पहली इनिंग्स में ही आइडिया हो जाएगा कि ऑस पड़ती है या नहीं पड़ती, कि कौन जीतेगा। सही, वो आधे पौने घंटे तक ही आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। 20 ओवर के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टीम का पलड़ा भारी है, चाहे ऑस पड़ती है या नहीं पड़ती। सही। ज़ुखरुफ भाई, अगर हम बात करें बैटिंग के हवाले से, तो बैटिंग में जो स्ट्रेटजी इंग्लैंड की अब तक चलती आ रही है, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने अपनी बॉलिंग में जब पाकिस्तान से हारने के बाद आप क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरी लेके आए हैं कि वो इंग्लैंड को टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, बेहतरी तो वो लेके आए, जिस तरह अभी आमिर भाई ने कहा कि छक्के खाने के बाद उन्होंने उन एरियाज पे बॉल नहीं किया। और दूसरा ये है कि इन दोनों पेसर्स की बहुत अच्छी आपस में केमिस्ट्री भी है, सऊदी की और बोल्ट की। बहुत अरसे से इनका जबरदस्त पेयर जा रहा है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, और दोनों मुश्किल मैचेस में, बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हुए आए हैं। और अभी भी इन दोनों की सबसे जो बड़ी आप कह लें कि स्ट्रैटेजी होगी केन विलियमसन की भी, कि जो पावर प्ले है उसमें कम से कम 2 विकेटें हासिल करनी है, और वो कोशिश ये करेंगे कि दोनों विकेटें दोनों ओपनर्स की हासिल करें। आमिर भाई ने बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया। इससे पहले भी जॉनी बेयरस्टो एज अ ओपनर बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं, उसमें वो सेंचुरीज भी बना चुके हैं, पावर प्ले को बड़ा बेहतरीन यूटिलाइज कर चुके हैं। इसीलिए आज उनको दोबारा जेसन रॉय की जगह ऊपर शामिल किया गया, क्योंकि वो टीम में नहीं है, और सैम बिलिंग्स को नीचे रखा गया है। तो न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी ये होगी कि वो पावर प्ले में कम से कम 2 विकेटें हासिल करें, जबकि अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वो इस पूरे पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने में कामयाब होंगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर ये 2 विकेटें यानी जॉर्ज बटलर और जॉनी बेयरस्टो आउट हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर, तो फिर इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं, चूंकि एक आध मैच के अलावा मॉर्गन भी कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो फिर ऑटोमेटिकली जब आपके 2 टॉप प्लेयर्स आउट हो जाते हैं जो इन फॉर्म होते हैं, तो फिर नीचे वाली बैटिंग लाइनअप पे बड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी होगी न्यूजीलैंड की, और इंग्लैंड ऑब्वियसली वो चाहेगा कि पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करे और स्टार्ट से ही प्रेशर बना के। सही। आमिर भाई, आप अगर आज के मैच को देखें, स्ट्रेटजी दोनों तरफ काफ़ी मजबूत है, लेकिन पहले पावर प्ले के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कितना देख रहे हैं? देखिए, ये सेमीफाइनल है, वो कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ साथ एक चीज़ को वो मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे दोनों बैटर्स, कि विकेटें ना गिरें। अगर 6 ओवर्स में चांस लेते हुए अगर 1 विकेट गिर जाती है तो वो कहेंगे बस ठीक है, अब इनिंग्स को चलाएं। क्योंकि अगर आप पावर प्ले में 2 विकेटें आपकी गिर जाएं तो तीसरी विकेट जो है ऐसे ही गिर जाती है, वो चांस लेने में या प्रेशर में आके। सो ऑपोजिशन को 2 आउट आप करवा दें अपने, तो ऑपोजिशन जो है गेम को कंट्रोल कर जाती है। और जिस तरह की न्यूजीलैंड की बॉलिंग है, जिस तरह मेथोडिकली वो डील कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह आके अपने प्लान्स को एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, 2 विकेटें इनको मिल गई तो ये गेम को कंट्रोल कर जाएंगे। सही। फिर इंग्लैंड बहुत लकी होगा, किसी को जो है इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम प्ले करनी पड़ेगी प्रेशर से निकलने के लिए। आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड ने स्ट्रेटजी वो जो पाकिस्तान की थी कि एंड वाले ओवर्स में जाके वो ज़्यादा स्कोर करते थे, क्या इंग्लैंड की स्ट्रेटजी आज आपको वैसी दिखाई देती है कि पहले वो सुस्त रवि से खेलेंगे और बाद में जाके स्कोर बनाएंगे? सुस्त रवि से नहीं खेलेंगे आप। अच्छा जो बैट्समैन होता है, याद रखना यासिर, कि उसको गंदे गेंद की ज़रूरत नहीं होती चौका छक्का मारने के लिए। अगर आपको शुरू में गंदा गेंद मिल जाता है ना, तो उसके बाद बैट्समैन जो है वो ईजिली साइक आउट करता है बॉलर को, कि यार इसने अगर मेरे से कवर ड्राइव पे चौका खाया है या मैंने सीधा चौका मारा, अब थोड़ा सा ये गेंद पीछे करेगा। उसमें अगर आप बैकफुट के ऊपर तैयार रहते हो और गेंद वहाँ पर मिल जाता है आपको, दूसरा चौका लग जाता है तो प्रेशर में आ जाता है। अच्छे बैट्समैन जो है वो अच्छे बॉलर के अच्छे गेंद के ऊपर उनको स्कोर करना आता है, इसीलिए वो बाकी प्लेयरों से अबव होते हैं। सो इंग्लैंड के बैट्समैन जितना एक्सपीरियंस है, जो एबिलिटी है, इनको गंदे गेंदों की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये कोशिश ये करेंगे कि विकेटें कम से कम गिरें और रीजनेबल स्टार्ट मिले टीम को। सही। ज़ुखरुफ भाई, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं पावर प्ले के अंदर अगर कोई विकेट गिर जाती है तो फिर टोटल कितना देखते हैं, और अगर नहीं गिरती तो फिर टोटल आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरा जितना भी मैं क्रिकेट को जानता हूँ एज अ क्रिकेट स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि इस विकेट पे
पे इंग्लैंड के जहन में ये जरूर चीज होगी कि वो ड्यू फैक्टर भी जहन में होगा, बाकी चीजें भी। तो 180 तो उनके जहन में लाजमी होगा, क्योंकि वो इस विकेट पे 170-180 रन बनाएंगे तो फिर जाके वो उसको डिफेंड भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो आमिर भाई ने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया है कि वो हो सकता है स्टार्ट में पावर प्ले को जरा देख के खेलें और एक विकेट गिर जाती है तो वो वहां पे रुक जाएं और उनको पता हो कि हाँ भाई ये 6 ओवर हमने अच्छे गुजारने हैं। 180 तक आपको स्कोर दिखाई देता है। तो नाज़रीन फिर देखते हैं कि स्कोर कितना होता है, मैच कितना इंटरेस्टिंग रहता है। आप भी एंजॉय कीजिए, मैच के बाद आपको यहीं पे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुखरुफ भाई इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। ब्रेक हम इस वक्त क्लोजिंग पे जा रहे हैं, लेकिन आपको मैच के बाद मिलेंगे और मैच के बाद की जो सूरत हाल होगी उसी को लेकर फिर फाइनल पर भी बात होगी। अब तक के लिए मुझे और आमिर भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।